नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ बेगम मसरूर जहाँ का नावल ख़ज़ाओं से दूर। आज इस नावल की तीसरी किस्त सुनिए। तीसरी किस्त। रूमान की पहली सालगिरह थी और सालगिरह के दिन का तय्युन संजीदा ने यूँ किया था कि रूमान की ज़िंदगी का पहला दिन उन्होंने वो मुकर्रर किया था जिस दिन रूमान पहली बार उनके घर आया था। इस हिसाब से वो उसकी सालगिरह मना रही थी। अनवर मियाँ ने फजूल खर्ची के लिए बहुत मना किया, लेकिन संजीदा ने किसी तरह उनको मना ही लिया। पास पड़ोस के कितने ही ख़ानदान माँ अपने बच्चों के आए थे। संजीदा ने शीरीनी पर नज़र डलवाकर गिरह लगाई, सबका मुंह मीठा किया और फिर बाकायदा पार्टी दी। रूमान एक गोद से दूसरी गोद में घूमता रहा, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा और तोहफे में मिले हुए खिलौनों से खेलता रहा। नोटों को दन्नी सी मुट्ठी में लेकर मसलता रहा। पार्टी पूरे शबाब पर थी जब अचानक एक कीमती कार कोठी के पोर्च में आकर रुकी। रहमान उतरे और सीधे अंदर चले गए। बड़े कमरे में खासी हड़बौंग मची हुई थी। माएँ बच्चों को सलीके से खाने की ताकीद बार बार करती, लेकिन भला कौन सुनता है। बच्चे मुसलसल छीना झपटी कर कर के खा रहे थे और खुश हो रहे थे। संजीदा बच्चों की मासूम शरारतों से महजूज हो रही थी। किसी लड़की ने रूमान को संजीदा के हवाले किया। आंटी, रूमान तो सो गया। अरे सो गया मेरा बच्चा। संजीदा ने उसे गोद में ले लिया और लिटाने के लिए अपने कमरे की तरफ लपकी। गैलरी में रहमान साहब से मुठभेड़ हो गई। इतने साल के बाद अचानक रहमान को देखकर संजीदा भौचक्की सी रह गई। कुछ खुशी हुई, कुछ दुख, ताहम उन्होंने जब्त किया। आहिस्ता से बोली, आप कब आए? 3-4 दिन कबल ही आया हूं और इत्तला भी ना दी। रहमान ने जवाब देने की भी जहमत न की। संजीदा अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप इधर ही आ जाएं। बड़े कमरे में कई पर्दादार बीबियां हैं। किस खुशी में ये जमा हो रहा है? आज मेरे रूमान की सालगिरह है। संजीदा ने ऐसे आम लहजे में कहा जैसे रूमान को रहमान जानते हों। संजीदा को अपनी गलती का एहसास भी फौरन हो गया। मुस्कुराकर बोली, आपसे रूमान का तारुफ तो कराना भूल ही गई। कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब पहले ही सुन चुका हूँ, रहमान ने कटीले लहजे में कहा। लेकिन अपनी खुशियों में गर्क संजीदा ने उनके लहजे पर ध्यान न दिया। कमरे में जाकर उसने रूमान को मसहरी पर लिटा दिया और रहमान से बोली, बेचारा रूमान अहमदाबाद के फसाद में अनवर भाई को मिला था। वो उसे लेकर घूमते घामते यहाँ आ गए और रूमान को मैंने ले लिया। एक बार तुमने मुझसे कहा था, क्या सच बोलने की जुर्रत नहीं है? और आज यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं। रहमान का लहजा बेहद जहरीला था और अब संजीदा चौंक पड़ी। उसने गौर से रहमान की सूरत देखी, बात को समझने की कोशिश की तो वो गुस्से से कांप गई, शर्म से सुर्ख हो गई और गैरत से जमीन में गड़ गई। लेकिन उसका लहजा ऊंचा ना हुआ। धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोली, रहमान, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? मैं सब कुछ समझ बूझ कर ही कह रहा हूं। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने यही जिक्र सुना और आपने यकीन कर लिया। संजीदा का लहजा तलवारों की काट रखता था।
न यकीन करने की कोई वजह ही नहीं थी। आपने ये भी ना सोचा कि एक बंजर जमीन में पौधा कैसे लग सकता है। या अब भी मौजज़ों का ज़माना है। अगर ऐसा ही होता तो आप जैसा चाहने वाला शौहर मुझे भूलकर दूसरी शादी क्यों करता। रहमान, फिर रूमान की यहाँ आमद कोई राज नहीं है, सबको मालूम है। सारे मुलाजिमों को, पास पड़ोस वालों को, मिलने जुलने वालों को, सभी को मालूम है। संजीदा मसहरी के पास खड़ी थर थर कांपती रही। तुम बच्चे के लिए किस्सा गढ़ सकती हो, लेकिन अनवर साहब से तुम्हारा जो ताल्लुक है। रहमान, संजीदा इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज़ फटकर रह गई। रहमान खामोश हो गए। संजीदा वहीं मसहरी पर टिक गई। रहमान, तुमने मेरे साथ जो भी सुलूक किया मैंने सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया, लेकिन तुम मेरी इज्जत और इस्मत की धज्जियां उड़ाओ, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तुम मेरे मुंह भोले भाई को कुछ कहो, ये भी सहन नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। तुम्हारा अब मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। संजीदा तुम्हारे लिए उसी वक्त मर चुकी थी जब तुमने उसे छुपाकर शादी की थी। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि तुम अभी फौरन यहाँ से चले जाओ और अब कभी मेरे सामने फिर ना आना। संजीदा मसहरी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। रहमान गुस्से से भिन्नाते हुए बाहर चले गए। जरा देर के बाद संजीदा ने खुद को संभाला, मुंह हाथ धोकर खुद को तरोताज़ा किया और फिर वापस जाकर यूं मेहमानों में घुल मिल गईं जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद संजीदा बिस्तर पर सोने लेटी तो सारे दिन की रुदाद नज़रों में घूम गई। रहमान का आना, उनकी गुफ्तगू, फिर उसका अंजाम। संजीदा के लबों पर फीकी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने करवट बदली और पहलू में लेटे हुए रूमान को प्यार करने लगी। रूमान को छाती से लगाकर वो सारे दुख दर्द भूल गई और नींद के सुहाने मधुर सपनों में खो गई। सुबह नाश्ते पर संजीदा ने अनवर मियाँ से रहमान की आमद के मुतालिक बात की। अभी यानी कल वो यहाँ तशरीफ रहे थे, मैं कहाँ था जो उनसे शर्फ मुलाकात ना हासिल हो सका। अनवर मियाँ ने धीमे लहजे में कहा, आप शायद उस वक्त मेहमानों के पास थे, मुझे बुलवा लिया होता। मुनासिब नहीं था अनवर भाई। लो अब ऐसी क्या मुनासिब और नामुनासिब लेकर बैठ गई। मैं सच कह रही हूं, आइंदा भी उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। ये क्यों भाई, ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है कुछ ऐसी ही बात, बताने में क्या हर्ज है। आप बिल्कुल बर्दाश्त न कर सकेंगे अनवर भाई। क्या वो बात अहमदाबाद के फसाद से ज्यादा हौलनाक है संजीदा? कुछ कह नहीं सकती। संजीदा ने संजीदगी से टाला, तुम किसी दुख को तना झेलो। बहन, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबान से भाई कहा है तो इस रिश्ते को निभाना भी सीखो। अनवर भाई, संजीदा ने होंठ काटे। हाँ कहो संजीदा। रहमान मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाकर गए हैं वो आप नहीं सुन सकेंगे। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। वो कह गए हैं कि रूमान मेरा अपना बच्चा है और आपके और मेरे गुनाह का फल है। लाहौल वाला कुव्वत। अनवर मियाँ ने कानों पर हाथ रख लिए। वो नशे में तो नहीं थे, होशो हवास में थे, फिर भी ऐसी जलील बातें की। अनवर मियाँ गुस्से से कांप गए।
संजीदा बैठी आंसू पीने की नाकाम सी कोशिश करती रही। मैं अभी रहमान के पास जाता हूं। कोई फायदा नहीं, आप वहां जाएं, ये मुझे गवारा नहीं। वो अगर ऐसे ही दाना होते तो बिला सोचे ये सब न कहते। फिर उनका कई साल साथ रहा है, क्या वो मुझे इतने अरसे में बस इस कदर गिरा हुआ समझ सके? संजीदा बहन, ऐसे हालात में मेरा यहां रहना मुश्किल है। आज उन्होंने कहा है, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और। तुम कहां तक सफाई दोगी? कहां तक सबका मुंह बंद करोगी? किस किस को समझाओगी? बस अब इस किस्से को यहीं खत्म हो जाने दो। अनवर भाई, आप भी मेरा साथ छोड़ने पर तैयार हो गए। इसमें तुम्हारी भलाई है बहन, मुझे अपना नहीं तुम्हारा ख्याल है। बखुदा ऐसे इल्जामात कोई गयूर भाई अपनी बहन के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता। अनवर मियां सर झुकाकर रो पड़े और तब संजीदा से भी अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। वो भी रो पड़ी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इस नेकी का बदला ऐसे भी मिल सकता है। अफसोस कि हम बार बार दुनिया वालों को समझने में गलती करते हैं और धोखा खा जाते हैं। अनवर मियां ने संजीदा के सर पर हाथ फेर कर तसल्ली दी। जरा देर के बाद संजीदा पुरसुकून हो गई। फिर अब आपने क्या सोचा है अनवर भाई? जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, खास दुनिया वाले इससे भी ज्यादा बुरी बातें कहें। अब मेरा दुनिया में है ही कौन? एक तुम हो जिसने बहन की मोहब्बत और खुलूस देकर जीने का हौसला बख्शा है। संजीदा ने रूमान के खिलौने तरतीब से रखते हुए प्यार भरे लहजे में कहा, ये रूमान भी खूब है, सारे खिलौने फैला देता है। एक नंबर का शैतान है। तुम भी उससे प्यार हद से ज्यादा करती हो। सालगिरह पर इतना पैसा खामखा ही खर्च कर डाला। जो उसकी किस्मत में है उस पर खर्च होगा, वरना कहाँ रूमान और कहाँ हम आप, कहाँ अहमदाबाद और कहाँ लखनऊ। ये सब किस्मत के खेल हैं। अच्छा, अब जाकर मुंह हाथ धो डालो, नाश्ता करो। मेरी चाय खराब हो गई, दूसरी चाय बना देना। संजीदा ने अनवर मियां को चाय बनाकर दी और खुद मुंह धोने चली गई। वापस आकर बराए नाम नाश्ता किया और फिर नाश्ते की मेज से उठ गए। अनवर मियां कचहरी चले गए। किसी किराएदार से मुकदमा चल रहा था, उसकी पेशी थी। किराएदार एक दिन पहले ही उनसे मिला था और सुलहनामा लगाने की दरखास्त की थी। किराया भी सब देने पर तैयार था, इसलिए अनवर मियां सुलह करने पर तैयार हो गए। अनवर मियां के कचहरी जाने के बाद संजीदा ने रूमान को नहला धुलाकर लिबास पहनाया और उसे पुंटू के हवाले कर दिया। पुंटू उनकी खाना पकाने वाली मुलाजिमा का लड़का था, जिसे उन्होंने रूमान को खिलाने के लिए नौकर रख लिया था। रूमान भी पुंटू से बड़ा खुश रहता था। और फिर संजीदा एक रोज पहले का बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। काम के दौरान बार बार उनका ध्यान रहमान की तरफ चला जाता था। रहमान इतने बेदर्द, इतने बेरहम और जालिम तो कभी नहीं थे। अब ये कैसे हो गए? संजीदा की नजरों में वो दिन रक्स करने लगे जब रहमान उनको बेहद चाहते थे। एक पल के लिए उनसे जुदा नहीं होते थे। अगर वो 2-4 रोज के लिए मैके जाती थी तो तकाजा कर करके नाक में दम कर देते थे
और 4 रोज के बजाय उन्हें 2 ही दिन के बाद भागना पड़ता था। एक बार संजीदा की अम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, वो उन्हें देखने गई थी। 2-4 घंटे रुककर लौट आने का इरादा था, लेकिन अम्मी की हालत देखकर उन्होंने रुकने का फैसला कर लिया और फोन करके कह दिया कि वो आज रात नहीं आएंगी, कल आएंगी। फोन मुलाजिम ने रिसीव किया था। बहरहाल इतना इत्मीनान जरूर था कि उनका पैगाम रहमान तक पहुंच जाएगा। रात को 10 बजे तक वो अपनी अम्मी के पास बैठी रही। दवा की आखिरी खुराक पिलाने के बाद वो भी आराम करने करीब के पलंग पर लेट रही। जब ही मुलाजिम ने कमरे के दरवाजे पर आकर हौले से उन्हें पुकारा, वो बड़बड़ा कर उठी। क्या बात है गफूर? बिटिया, दूल्हा मियाँ आए। रहमान आया? कहाँ है? या अल्लाह! संजीदा दबे पांव उठकर बाहर गई। रहमान स्लीपिंग सूट पहने इत्मीनान से कार में बैठे सिगरेट पी रहे थे। आप इस वक्त कैसे आए? कार से आया हूं। रहमान मिस्कीनियत से बोले। वो तो मैं भी देख रही हूं, मेरा मतलब था कि इतनी रात को क्यों आए? नेक वक्त, डांटो नहीं। मैं तो अपनी बीवी की मोहब्बत में दौड़ा आया हूं। सोने लेटा तो अकेले कमरे में सख्त वहशत हुई। बिस्तर से उठा और सीधा भागा तुम्हारे पास। फिर मैं क्या करूं? संजीदा झुंझला गई। तुम या तो फौरन मेरे साथ चलो, वरना मेरा बिस्तर भी यहीं लगवाओ। ना बाबा, अम्मी और पापा क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। रहमान गाड़ी से उतरकर अंदर आ गए। मजबूरन संजीदा ने बराबर के कमरे में उनके लिए बिस्तर लगवाया और खुद भी वहीं सोना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि अम्मी सारी रात आराम से सोती रहीं, वरना बड़ी मुश्किल होती। सुबह संजीदा ने अम्मी से रहमान के मुताल्लिक बताया कि रात आपको देखने चले आए थे। आप आराम कर रही थी, इसलिए मैंने जगाया नहीं और इनको रोक लिया। अम्मी रहमान को दुआएं देती रहीं और संजीदा मुंह चढ़ाती रही। रहमान मजे से बैठे अम्मी से बातें करते रहे। कहाँ वो मोहब्बत, कहाँ ये नफरत कि सारा एतमाद ही खत्म हो गया। संजीदा की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। संजीदा चौंक उठी। इर्द गिर्द घबरा कर देखा, कोई न था। उन्होंने आंसू साफ किए और काम में मशगूल हो गई। तो ये था नॉवेल खिजाओं से दूर का तीसरा हिस्सा, तीसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी चौथी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।